और हेडलाइन के बाद आइए देखते हैं खबर 1 मिनट। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। मधुबनी में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 अगस्त की रात 4 युवकों ने उसे अगवा किया था और अगले दिन वो घर के पास ही बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने के बाद उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में 16 अगस्त को 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि साइबर सेल की मदद से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके नाम है सुनील भंडारी, सुशील भंडारी, प्रदीप कामत और सुरेंद्र भंडारी। छूट पर मिलने वाले ब्रांडेड सामान से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। वजह है नकली सामान। आप भी खरीदने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। ऐसा न हो कि फायदा करने के बदले यह नुकसान कर जाए। परचेजिंग करने के लिए आप चाहे छोटे मार्केट में जाएं या फिर शहर के बड़े मॉल में, कहीं भी डुप्लीकेट सामान से पाला पड़ सकता है। हर जगह डुप्लीकेट सामान बेचने वालों का बोलबाला है। पटना सिटी में एक बार फिर बड़े ब्रांड की पैकिंग में नकली कॉस्मेटिक्स की बिक्री का खुलासा हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एक टीम पटना सिटी पहुंची थी, जहां 3 दुकानों में छापेमारी कर करीब 5 लाख का सामान बरामद किया गया। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर पटना सिटी में नकली उत्पादों की बिक्री की बात कही थी, जिसके बाद एक टीम यहां पहुंची और खाद्य कला के 3 दुकानों में छापेमारी की गई। दुकानों में रेड डालकर आखिर कब तक डुप्लीकेट सामान बेचने वालों को रोका जा सकता है। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई की है। कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक के पास छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान 9 मोबाइल, 3 बाइक, 19 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड सहित 1 लाख का जमा पर्ची भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों पर साइबर क्राइम मामले में पहले से भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें से एक अपराधी धनबाद का रहने वाला है, तो वहीं बाकी के 5 अपराधी जामताड़ा के रहने वाले हैं। झारखंड का जामताड़ा लंबे समय से साइबर अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। 5 एटीएम कार्ड और लगभग 1 लाख रुपए का एक जमा बंधन बैंक में जमा किया गया रकम का पर्ची और 3 मोटरसाइकिल, जिसमें एक नया मोटरसाइकिल शोरूम से वो लोग खरीद के लाया था, उसको जब्त किया गया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर बल्क मैसेजिंग ऐप के जरिए लोगों संग धोखाधड़ी की जा रही है। कभी फोन पर मैसेज भेजा जा रहा है तो कभी सोशल मीडिया के जरिए भी साइबर फ्रॉड करने का प्रयास हो रहा है। सड़क पर मारपीट की ये तस्वीरें बांका से आई हैं। सड़क पर कभी ताबड़तोड़ डंडे चले तो दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हुई। मामूली बात को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। बांका के तेलिया मोहल्ले का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मामूली बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच धक्का मुक्की से शुरू विवाद मारपीट में बदल गई। पत्थरबाजी और लाठी डंडे से हुई लड़ाई में कई लोग घायल भी हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजन के दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में झड़प तक पहुंच गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची। साथ ही वहां मौजूद लोगों के प्रयास से गांव में ही शांति समिति की बैठक की गई, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों से संयम बरतते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। रांची में अमोनिया गैस टैंकर लीक होने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस लीकेज पर काबू पाया। गैस लीक होने के कारण स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह समझाया। पूरी घटना रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक की है। रातू थाना पुलिस ने फैक्ट्री को फिलहाल बंद करने का आदेश दिया है। रातू थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। गैस लीकेज होने के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका में हंगामा शुरू कर दिया। कई लोग गोदाम के फैक्ट्री के पास पहुंच गए और फैक्ट्री को बंद करने की मांग की। वैसे तो अमोनिया सामान्य तौर पर नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में अमोनिया सूंघने पर जान तक जा सकती है। लगातार इसके संपर्क में रहने पर ये त्वचा में जलन, आंख में अस्थायी क्षति या अंधापन जैसी समस्याओं का कारण भी बन जाती है। गोपालगंज में जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पंचायतों में घपले और घोटालों की परतें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। मामला कुचायकोट प्रखंड के अहिरोरी दुबौली पंचायत का है। यहाँ वार्ड नंबर 7 नरहवा शुक्ल गांव में सड़क और नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण होना था, लेकिन सड़क निर्माण का काम पूरा कराए बगैर करीब 8 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। आरोप है कि आधा अधूरा काम कर मुखिया और वार्ड सदस्य ने पैसे की निकासी कर ली। 14वें वित्त आयोग अवार्ड ने ग्राम पंचायतों के अंतिम छोर तक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है। सर, योजना के बारे में तो हम नहीं जानत कि कितना के योजना रहे, कितना पैसा उठावल बा, लेकिन हमरा से साइन करा के पैसा जौन बात वार्ड के खाता में जौन बात हम भेज दे नहीं। स्थानीय निकायों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर आकर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। गोपालगंज के अहिरोरी दुबौली पंचायत की ये योजना उसका उदाहरण है। बिहार में नदियों के उफान में होने की वजह से पानी गांवों और शहरों में घुस गया है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम मंगलवार को भागलपुर और खगड़िया में थे, तो बुधवार को नीतीश कुमार कटिहार के इलाकों को देखने पहुंचे। नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा भी कर रहे हैं, राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने कटिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बरारी विधानसभा स्थित बीएम कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हाल में परेशानी नहीं होने दी जाएगी और हर हाल में सरकार तमाम सुविधाओं के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ है। अभी तक कई जिलों का दौरा सीएम कर चुके हैं, साथ ही लोगों को राहत मिले इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे हैं। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और इस बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देवदूत की तरह काम कर रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में 17 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों की सुविधा के लिए एनडीआरएफ ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, जिस नंबर पर फोन कर बाढ़ प्रभावित लोग एनडीआरएफ की मदद ले सकते हैं। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात है। बिहार सरकार के डिमांड पर 3 अतिरिक्त टीम को भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट कराया गया है, जिसमें एक टीम को मोकामा भेजा जा रहा है, एक टीम पटना में रहेगी और एक और टीम जो सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से किसी जिले में भेजेगी। इमरजेंसी कंट्रोल रूम का मैं नंबर देना चाहता हूं सभी को। अगर कोई इमरजेंसी हो तो कृपया हमको सूचित करें। 8544415029 ये इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है। सभी टीमें अत्याधुनिक बाढ़ बचाव उपकरण से लैस की गई हैं। तैनाती वाले जिलों में बाढ़ से पहले जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। 2 दिन से गंगा नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है, लेकिन बीते 10 दिनों में गंगा नदी लगातार खतरे के निशान के पास या पार रही है। ऐसे में बड़ा इलाका और लाखों की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। ऐसे में गंगा के कहर से जूझ रहे मोकामा इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है।
25 सदस्य वाली टीम रेडियो सेट, लाइट फोन और आधुनिक उपकरणों से लैस होकर मोकामा पहुंची। एनडीआरएफ टीम के कमांडेंट नागेंद्र कुमार ने बताया कि टीम के आने से हालात में सुधार होगा, लोगों को रेस्क्यू करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा। लखीसराय में भी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पटना से एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। इस टीम में 25 लोग मौजूद हैं जो लखीसराय के बाढ़ प्रभावित इलाके में जाकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाएंगे। गंगा में उफान की वजह से दोनों जिले की बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमों के आने से लोगों को मदद मिलेगी। राजधानी पटना में गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदर्श नौका परिचालन नियमावली 2011 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। नियमों के तहत बिना निबंधन गंगा में नाव का परिचालन पर रोक है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में नाव पर ओवरलोडिंग नहीं करना है और सूर्यास्त के बाद नावों को नहीं चलाना है। लेकिन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। भारी संख्या में लोग नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। ना इन्हें कानून का डर है और ना ही अपनी जान की परवाह। नाविक भी जिला प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर पैसे की उगाही के लिए जान का सौदा कर रहे हैं। नाव जा रहा है, ठीक है सब। रात में 9 बजे के बाद भी नाव जा छोटा नाव का दिक्कत होता है। हाँ, 12 नाव का नहीं दिक्कत है, इस पर ऐसा मशीन है। तो सुना आपने, ग्रामीण भी इससे लापरवाह है, लेकिन ये लापरवाही जान पर आ सकती है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के निकट स्थित चिरांद, जो कि सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यहाँ घाघरा नदी के किनारे बने स्तूपनुमा भराव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव एवं उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नव पाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। यहाँ हुए खुदाई से ये पता चला है कि यह स्थान नवपाषाण काल तथा त्राम युग में भी आबाद था, लेकिन बाढ़ की वजह से छपरा के चिरांद गांव में नवपाषाण काल के संरक्षित अवशेष पर खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा नदी के तेज कटाव से यहाँ भारी क्षति हुई है। खुदाई में हड्डियां, गेहूं की बलियां और पत्थर के औजार मिले हैं, जिसमें ये पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन और आखेट में शामिल थे। पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलने के बाद इस जगह को संरक्षित घोषित किया गया है, लेकिन वर्तमान हालात से लोग नाराज हैं और प्रशासन पर इस जगह को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। और चलिए आप सबको लिए चलते हैं पटना, जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों के पास कॉमन सेंस है। आप कहिए मैं संविधान मंगाऊं, यदि आप लोग की इच्छा हो। मैं भी संविधान से ऊपर नहीं हूं। मैं सरकार में भी था, जो विधानसभा में तय होता था, कानून पास होता था। मैं एक ही बात कहता हूं, माननीय विधायकगण, इस कानून को बदल दो, और फिर हम न मानो तो मेरी गलती। लेकिन कानून ये कहता है और आप अलग से कुछ कहते हो, तो व्यक्ति का बात मानो कि पूरे इस बिहार के जनप्रतिनिधि ने जो हमें कानून का दिया है वो मैं करूँ। आप ही नहीं, आप बता दो, आप अपनी संस्था को, हर आदमी आपकी संस्था को अपने हिसाब से चला लेगा। देयर इज मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट पर सवाल करोगे तो मैनेजमेंट को ये जवाब देता चलेगा। आज इस राज्य का मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं अथॉरिटी के रूप में कह रहा हूँ। संविधान आप देखना चाहते हो तो कहिए, मैं बता दूँ। यद्यपि ये काम आपका हमारा है नहीं है, फिर भी आपके मन में शंका हो, मैं दिखा दूँ। एक सवाल और है कि न्यूज़ 18 से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि आपके बेटे ने झंडा जलाया है आरजेडी का और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं देखो यार, आप तो सवाल पर सवाल करते, जब सवाल को मैं जाना ही नहीं। इतना मैं कौन बेटा, मेरे 4 बेटे हैं। कौन बेटा? जो एमएलए हैं। जो एमएलए हैं। आपको पता है ना कि मैं उनको चुनाव में हराया। दंड जितना उनको मैंने दिया, कोई बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता। इसके बाद भी अभी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं। देखिए, अब यहीं पर सेंसिबल चीज नहीं है। मैं आपका जवाब दे रहा हूं। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में
कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जगदानंद के सिवा, इसलिए कि पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था। हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं उसे अधर्म नहीं मानता हूं कि मैं उसको दंडित करूं। अब दंडित करने के बाद अब कौन सा मैं दंडित दे दूं उसको? अभी आपके पास सवाल जवाब न हो तो कृपा करके नहीं प्लीज नहीं हु इज तेज प्रताप? आई एम नॉट अकाउंटेबल टू तेज प्रताप, आई एम अकाउंटेबल टू लालू प्रसाद, ही तो माय प्रेसिडेंट। बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। तो जगदानंद सिंह जो है तेज प्रताप पर पलटवार कर रहे थे और सवालों का जवाब भी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से खबरें 1 मिनट। सालों बाद जून से ही कई जिले बाढ़ग्रस्त हैं। कई जगहों पर तो 2 महीने में 3-3 बार बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी धान के किसानों को हुई है। बाढ़ की वजह से धान के बिचड़े सड़ गए। मधुबनी जिले में भी बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन इसके बाद भी किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, लेकिन अभी तक धान की रोपनी नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि बाढ़ के चलते खेतों में लगा धान का बिचड़ा पूरी तरह बर्बाद हो गया। ऐसे में धान की रोपनी के लिए बाजार से बिचड़ा खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन बिचड़ा का दाम आसमान छू रहा है। फुलपरास अनुमंडल के किसानों का कहना है कि बाजार में 3 से 4 हजार रुपए प्रति कट्ठा की दर से बिचड़ा मिल रहा है। हम लोग का ये तटबंधन जो हुआ है ना, उसके कारण और जो है जमीन का क्षति हुआ कि जो भी धान था उसे दोबारा रोपने जा रहे हैं बिया खरीद के। जरूरत है कि प्रशासन मदद करे ताकि किसानों को कम दाम पर बिचड़ा मिल सके। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी अनुमंडल के किसान पहले जहां बाढ़ की तबाही से परेशान थे, वहीं अब खाद की कालाबाजारी से परेशान हो रहे हैं। खासकर नेपाल सीमा से सटे हरलाखी प्रखंड के किसानों का कहना है कि खाद विक्रेताओं की कालाबाजारी के चलते यहां के किसानों को सही दाम पर खाद नहीं मिल पाता है। किसानों का ये भी आरोप है कि खाद विक्रेता मनमाना मुनाफा कमाने के चलते साइकिल और बाइक के जरिए चोरी छिपे खाद की बोरी नेपाल सप्लाई करवाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमावर्ती इलाके में न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी साइकिल और बाइक पर खाद की ढुलाई होती रहती है। समस्या तो ये है जो यहाँ नेपाल ब्लैक हो रहा है और यहाँ किसान सब मर रहा है। सब नेपाल जैसे 800-900 का 1000 रुपये बोरा मिलता है, वो लोग सप्लाई कर देता है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि जहां कहीं भी शिकायत मिल रही है उस इलाके में खाद दुकानों के स्टॉक की जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद में नदी की मिट्टी के कटाव के कारण 2 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी। घटना नगर थाना क्षेत्र के पंचमहल्ला मोहल्ले की है। नदी किनारे बने इस मकान के अगले भाग का हिस्सा नदी में समा गया, जिसकी वजह से आसपास के कई मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है और वो भी कभी भी नदी में समा सकते हैं। 3 साल पहले पंचमहला के रहने वाले बैजनाथ चौधरी ने नदी के किनारे 2 मंजिला मकान बनाया था। हालांकि 4 माह पहले शराब बरामदगी मामले में इस मकान को सील कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई घर में रह नहीं रहा था। लोगों ने बताया कि दरधा नदी में आई बाढ़ से हुए मिट्टी के कटाव के कारण 2 मंजिला मकान पूरी तरह से भर-भरा कर नदी में ही जा गिरा। सूचना पाकर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि इस पूरे एरिया का नापी कराया जा रहा है। अगर नदी के अतिक्रमण में पाया गया तो मकानों को तोड़कर हटा दिया जाएगा। गांव में संग्राम की ये तस्वीर सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर की है, जहां एक मामूली विवाद में गांव के लोग ही एक दूसरे पर टूट पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगा दिया था, जिसको लेकर गांव के 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया था। हालांकि सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बाबा साहेब की प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विवादित स्थल से हटाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित जगह पर बाबा साहेब की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा।
दलित समाज के द्वारा प्रतिमा बिठा दिया गया था, लेकिन जो है वो बिहार सरकार ज़मीन में है, जो कि असंवेदनशील है। और चूँकि पीछे जो है वो जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लोग विरोध पकड़ कर रहे हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। जहानाबाद शहर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पर जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। जिलाधिकारी के आदेश पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में शहर के काको मोड़ से लेकर अस्पताल मोड़ तक सड़क के किनारे फैले अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान नगर परिषद के कार्यपालक और नगर थानाध्यक्ष टीम के साथ साथ मुस्तैद थे। अधिकारियों द्वारा जेसीबी तथा ट्रैक्टर का इस्तेमाल अतिक्रमण हटाने के लिए किया गया। इस दौरान कई जगह पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में हलचल मच गई। दरअसल NH 83 के दोनों ओर शहर में अतिक्रमण कर लिए जाने की वजह से पटना से गया तक जाने वाली सड़क पर घंटों जाम लगा रहता है। हालत यह है कि सड़क के किनारे बनाए गए नाले की ढलाई पर पैदल यात्रियों को चलने की भी जगह नहीं बचती। ये हाल व्यस्ततम नेशनल हाईवे का है, जिसके किनारे इतनी अवैध गुमटी और दुकानें खुल गई हैं कि सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। इस सड़क को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए जब जेसीबी का भारी भरकम हथौड़ा बरसने लगा। गोपालगंज के कटेया में धान और गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। न्यूज 18 पर घोटाले की खबर प्रसारित होने के बाद गोपालगंज डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम इस घोटाले की जांच करेगी। इस पूरे मामले को बेलही खास पंचायत के आरटीआई कार्यकर्ता ने उजागर किया है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। पैक्स में बड़े पैमाने पर धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर वैसे किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई है जिनके पास न तो जमीन है और न ही रहने के लिए कोई पक्का मकान। हजारों क्विंटल धान की खरीद तो की ही गई, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का उठाव भी कर लिया गया। पैक्सों को राज्य सरकार ने कई व्यवसाय शुरू करने की सुविधा दी है, लेकिन उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। ज्यादातर जगहों पर पैक्स में अनियमितता जारी है। स्कूल कॉलेज तो खुल गए सरकार, अब लड़कियों की भी सुन ले गुहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के सिमडेगा जिले के उन आदिवासी छात्राओं की जिनका कोरोना काल में हॉस्टल बंद कर दिया गया था। तब स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और परीक्षा भी ली जा रही हैं, तब हॉस्टल पर ताला क्यों? हॉस्टल बंद होने से गरीब आदिवासी छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। कोई बोलबा की है तो कोई मनोहरपुर की। सभी लड़कियां झारखंड सरकार से हॉस्टल खोलने की गुहार लगा रही हैं। और जो कि हम लोग का विद्यालय और सब स्कूल खुल चुके हैं, उसके बाद भी हमारी हॉस्टल बंद है, जबकि उसका जिक्र खोलने का कोई नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं उतना दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ और अभी मेरा हॉस्टल बंद है और मैं मम्मी पापा कृषि करते हैं और लोग बहुत तकलीफ से मुझे हॉस्टल रेंट में रख रहे हैं और मैं यहाँ से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सावन महीने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में महोत्सव का आयोजन भी कई जगहों पर हो रहा है। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित निजी सभागार में इनरवेल क्लब ने सावन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किया गया। महोत्सव मनाते हुए ट्रांसजेंडर को सम्मानित भी किया गया। क्लब के अध्यक्ष अनामिका सिंह ने कार्यक्रम के पहले सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में सावन की थीम पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति हुई। मेहंदी प्रतियोगिता में क्लब की सदस्यों ने हथेलियों से लेकर हाथों और पैरों में मेहंदी रचाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। मौके पर क्लब की मेंबर्स मौजूद रहीं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।